बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। कराची में मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन एक तरफ तो तब्दील हो चुकी है, लेकिन जो पहले वाली इन्वेस्टिगेशन टीम थी जिन्होंने इस केस को ख़राब किया और एक कत्ल के केस को खुदकुशी की तरफ ले जाने की कोशिश की, उस इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही उनमें से फिलहाल किसी को हटाया गया है। तो मेडिकल लीगल टीम की जो गलतियां थी, जो पहला पोस्टमार्टम हुआ, पहली रिपोर्ट में गलतियों की वजह से कब्र कुशाई हुई और दोबारा से दूसरा पोस्टमार्टम करना पड़ा। दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आ गई जिसमें के तमाम चीज़ें वाज़िया हो चुकी हैं कि मीर रज़ा को कैसे कत्ल किया गया और किस तरीके से तशद्दुद का 12 से 14 घंटे निशाना बनाया गया, क्योंकि इसकी केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ चुकी है और केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और ये तशद्दुद का जो दौरानिया है वो 12 से 14 घंटे बताया जा रहा है। तशद्दुद के साथ साथ केमिकल गिराया गया। 5 बॉटल्स जो हैं वो गेस्ट हाउस के अकबी दरवाजे में पड़ी हुई देखी गई थी, जिसकी के वीडियो भी बनाई गई मीर रज़ा के वालिद की तरफ से, जब वो गेस्ट हाउस में उस रोज जाते हैं जिस रोज डेड बॉडी मिलती है। तो गेस्ट हाउस का ये जो मामला है ये इतना सादा मामला नहीं है जितना कि समझा जा रहा है कि ये फलां बंदे का गेस्ट हाउस नहीं है और लिहाजा उनका नाम ना लिया जाए, जैसे कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों का इसमें नाम आ रहा था। तो गेस्ट हाउस के अंदर ये तशद्दुद किया गया और वहाँ पे केमिकल गिरा के डेड बॉडी को मसक करने की कोशिश की गई। 5 वहाँ पे बॉटल्स नजर आई थी जिनकी के वीडियो बनाई गई है। डेड बॉडी जहाँ से तकरीबन 100 मीटर दूर फेंकी जाती है। तो ये एक इस तरह का क्ल्यू मिल गया है कि ये जो गेस्ट हाउस है इसकी सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो क्या वाकई ही डिलीट कर दी गई हैं। जो उसका डीवीआर है वो किसके पास है, एक एसएसपी हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो गेस्ट हाउस का डीवीआर और जो स्मार्ट वॉच है मीर रज़ा अली की वो लेके घूम रहे हैं अपनी गाड़ी में। तो ये इस तरह के एविडेंस गाड़ी में लेके क्यों घूमे जा रहे हैं और क्या इनमें से डेटा डिलीट किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो लिहाजा मीर रज़ा के साथ ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि उन्हें मुख्तलिफ इंजेक्शंस भी लगाए गए हैं। ये इस किस्म के इंजेक्शन थे कि जब बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर तशद्दुद किया जाता है तो अगला बंदा चीखने चिल्लाने के काबिल भी नहीं रहता है। तो लिहाजा कि वो किसी किस्म की चीखो पुकार ना करें, उन्हें इस तरह के इंजेक्शन लगाए गए और इनके खून के जो नमूने हैं उनमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी मिले हैं जो कि बेहोशी की अद्वियात के हवाले से बताए जा रहे हैं। चेहरा जला दिया गया, फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट जला दिए गए थे, हड्डियां टूटी हुई पाई गई हैं। तो इस वक्त जो मेडिकल लीगल टीम है वो तो काम कर रही है, जो कि नए सिरे से मेडिकल लीगल टीम बनाई गई डॉक्टर सुमैया सईद की सरबराही में। और डॉक्टर सुमैया सईद के ऊपर बहुत प्रेशर है इस हवाले से कि उन्होंने हकाइक क्यों बयान किए, लेकिन वो हक सच की बात कर रही हैं और इस केस के ऊपर वो हर जगह पे अब मौजूद नजर आ रही हैं जहां पे मेडिकल लीगल टीम की ज़रूरत है। तो पहला पोस्टमार्टम जो है उनके मेडिकल लीगल ऑफिसर जो थे डॉक्टर उसामा, जिन्होंने गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी और जिसमें मेंशन किया था कि गोली सीने पे लगी है, तो लिहाजा इनको फिलहाल हटा दिया गया है और अब इनकी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। लेकिन पुलिस की जो पहली टीम थी उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई के हवाले से चीज़ सामने नहीं आई है। डीएनए रिपोर्ट भी मसूल हो चुकी है और ये कंफर्म हो चुका है कि डेड बॉडी जो है वो मीर रज़ा की है, क्योंकि पहले ये भी कहा जा रहा था कि ये डेड बॉडी जो है ये किसी और की है और मीर रज़ा अभी जिंदा है। तो मीर रज़ा केस में सफ़ेद गाड़ी में असले समेत मौजूद अफराद को हिरासत में लिया गया और ये 6 अफराद हैं जो हिरासत में लिए गए। ये वही गाड़ी है जो कि एक सीसीटीवी फुटेज में भी नज़र आ रही है कि एक वाइट कलर की गाड़ी है जो कि सेम उसी जगह पे खड़ी है दूसरे रोड पे जहां से मीर रज़ा रात के वक्त गुजर रहे हैं, जब वो ऑनलाइन टैक्सी के ज़रिए एक जगह पे पहुंचे थे और वहां पे उतर के पैदल चल रहे हैं और पीछे से ये गाड़ी उनका ताक़ुब कर रही है। मीर रज़ा सड़क पर जाते हुए जिस तरह नज़र आ रहे हैं और इस गाड़ी के अंदर कुछ लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। सफ़ेद कार में असलहा समेत ये जितने भी लोग थे, पुलिस का दावा है कि इन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। सीसीटीवी के मुताबिक असला बरदार लोग इस गाड़ी में मौजूद थे जो मीर रज़ा अली को घसीटते हुए ले जाते दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस का तो ये दावा है कि उन्होंने इस गाड़ी में मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें हिरासत में लिया है। मीर रज़ा की बॉडी के चूंकि डीएनए सैंपल उनके वालिद के साथ मैच हो चुके हैं
اور اس کا نتیجہ جیسے کہ سامنے آنے کے بعد ایک چیز تو کنفرم ہو گئی ہے کہ ڈیڈ باڈی میر رضا علی کی ہے، جو کہ پہلے اس حوالے سے مختلف اسپیکولیشنز بھی سامنے آ رہی تھیں کہ وہ زندہ ہیں اور یہ ڈیڈ باڈی کسی اور کی ہے۔ نئی تحقیقاتی ٹیم نے نئے سرے سے چونکہ تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ لاش ملنے کی جگہ پر تفتیشی ٹیم نے دوسرے دن بھی دورہ کیا، وہاں کے جو مالی ہیں نرسری کے ان سے ملاقات کی، اور جس نے سب سے پہلے ڈیڈ باڈی کو دیکھا تھا ان سے بات چیت کی ہے۔ تفتیشی ٹیم نے تمام چیزیں ان سے پوچھی ہیں۔ انہوں نے جو ویڈیو سب سے پہلے بنائی تھی جو مالی تھے، انہوں نے وہ بھی تفتیشی ٹیم کے حوالے کی ہے کہ انہوں نے ڈیڈ باڈی کو کس حالت میں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایدھی کے لوگ جو کہ وہاں پہ پہنچے تھے جب انہوں نے ڈیڈ باڈی کو 29 جولائی کو کلیکٹ کیا تھا، انہوں نے بھی تفتیشی ٹیم کو تمام چیزیں بتائی ہیں کہ کس حالت میں ڈیڈ باڈی تھی۔ لاش کے حوالے سے تمام پہلوؤں پہ غور کیا گیا۔ والدین اور وکیل جبران ناصر یہ بھی ساتھ موجود تھے۔ مشکوک گیسٹ ہاؤس کے حوالے سے اب پڑوسی سامنے آ گئے ہیں، جو اس کے ارد گرد رہائشی لوگ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس گیسٹ ہاؤس کے اندر پر اسرار قسم کی سرگرمیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور ان پر اسرار سرگرمیوں کی وجہ سے اس علاقہ کے رہائشیوں کا بتانا ہے کہ وہ بہت پریشان ہیں ایک عرصے سے۔ اور 11 بیڈ پہ مشتمل یہ گیسٹ ہاؤس ہے، جس میں کہ 6 ملازمین کو اس وقت حراست میں لیا گیا جب میر رضا کے والد نے ان کی نشاندہی کی کہ وہ 29 جولائی کے روز ہی اس گیسٹ ہاؤس میں جاتے ہیں، اور گیسٹ ہاؤس میں جانے پہ جیسے ہی وہ وہاں 3 لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ انہیں دیکھ کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ میر رضا کے والد میر حسن بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا گیسٹ ہاؤس میں ہوا، ان کے پاس فوٹیجز بھی ہیں۔ ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی ویڈیو بھی ہے، وہ ویڈیو ان کے ساتھ کسی نے شیئر کی ہے کہ میر رضا کو دردناک موت دی گئی، یعنی ان پہ بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے۔ تو ان کے جو والد ہیں میر رضا کے، وہ تو اس بات پہ بار بار کلیم کر رہے ہیں کہ گیسٹ ہاؤس کے اندر ہی ہوا جو کچھ ہوا، اور گیسٹ ہاؤس کی جو فوٹیجز ہیں وہ نکالی جائیں تو تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو 28 اور 29 جولائی کی ویڈیوز اطراف کے گھروں سے کلیکٹ کر لی گئی ہیں۔ یہاں کے علاقہ مکینوں سے بات چیت بھی کی گئی کہ وہ اس کیس کے حوالے سے کچھ جانتے ہیں تو وہ ضرور شیئر کریں، یا ان کے پاس کوئی فوٹیجز ہیں تو وہ بھی شیئر کریں۔ میر رضا کی شرٹ کی فرینزک رپورٹ آنے کے بعد ایک چیز تو کلیئر ہو چکی ہے کہ میر رضا پر تیزاب بھی گرایا گیا تھا۔ باڈی کو مسک کرنے کے لیے، شناخت چھپانے کے لیے شرٹ، چہرہ اور انگلیوں پر تیزاب گرایا گیا تھا، کیونکہ پہلے دن اس کیس کو خراب کرنے کے لیے اسے خودکشی کا کیس قرار دیا گیا تھا۔ خواجہ آصف بھی اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ سندھ حکومت اس کیس میں ملوث ہے، تو لہٰذا چونکہ خواجہ آصف نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا کہ سندھ کی 62 شخصیات اس میں ملوث ہیں، اور اسی لیے اس کیس کو خودکشی کا کیس بنایا جا رہا ہے۔ تو پولیس والے والدین کو پہلے دن مناتے رہے، ان کے ساتھ زبردستی کرتے رہے کہ وہ اس سارے معاملے کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ خودکشی کا کیس ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ جو پہلا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا، ابھی تک اس حوالے سے کوئی انکوائری کمیٹی کیوں تشکیل نہیں دی گئی، اور کیوں نہیں یہ بات سامنے آ رہی کہ ڈاکٹر اسامہ نے کس کے کہنے پہ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کی تھی۔ 27 جولائی کے دن دوپہر گھر سے جاتے ہوئے میر رضا علی نے اپنی والدہ کو گلے لگایا تھا اور پریشانی کا اظہار کیا تھا۔ کافی دیر وہ روتے بھی رہے تھے اپنی والدہ کے گلے لگ کے، اور اپنی والدہ سے کچھ انہوں نے باتیں شیئر کی تھی، اور وہ تمام باتیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کی والدہ نے تفتیشی ٹیم جو نئی بنائی گئی ہیں ان سے شیئر کی ہیں۔ والد میر حسن کا کہنا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کے نام دیے ہیں، اور پولیس ان کو پکڑنے کی بجائے والدین کے اوپر ہی اثر انداز ہوتی رہی، ان کو پریشرائز کرتی رہی کہ اس معاملے کو دبایا جائے، اور اس کے لیے جو CCTV فوٹیج تھی، یعنی جو گارڈ کا اسلحہ نکالا گیا تھا پسٹل، وہ جو ان کا پارٹنر ہے احمد، ان کی طرف سے وہ CCTV فوٹیجز نکال کے کیوں دی گئی، اس کے بارے میں بھی ان کے والد کا کہنا ہے کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میر رضا کے والد کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کے جو بچپن کے دوست ہیں، انہوں نے اب والد سے ملاقات کی، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں کسی معاملے میں سامنے آ رہے کہ جب ان کو پہلے شروع میں پولیس نے بلایا تھا، جو پہلی انویسٹیگیشن ٹیم تھی، تو انہوں نے ان کو دھمکی دی تھی کہ یا تو وہ یہ بیان دیں کہ میر رضا علی نے خودکشی کی ہے، یا پھر وہ غائب ہو جائیں اور وہ کسی سے، یعنی میر رضا کی فیملی سے بات نہیں کریں گے۔ تو والد کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے رضا کے دوستوں کو بلا کے دھمکایا ہے، اور انہوں نے دوستوں کو بھی کہا کہ اس کیس کو خودکشی قرار دینے کے لیے بیان دو، اور جب وہ دوست تیار نہیں ہوئے تو رضا میر کی فیملی سے دور رہنے کا کہا گیا کہ دوست دور رہیں، اور یہی وہ وجہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ قاتلوں کو بھاگنے کا موقع دیا گیا ہے۔ گیسٹ ہاؤس کی DVR اور میر رضا کی سمارٹ واچ جو ہے وہ SSP لے کے گاڑی میں گھوم رہے ہیں، اور جس میں کہ تمام ڈیٹا جو DVR میں ہے وہ ٹیمپر کر دیا گیا ہے۔ یہ
क्लेम करना है इस वक्त इनके जो वकील हैं नासिर जबरान उनकी तरफ से कि गेस्ट हाउस से लड़के भागे, और वीडियोस भी मौजूद हैं। गेस्ट हाउस के पिछले हिस्से में जो एसिड की बोतलें पड़ी हुई थी, कि 5 बोतलें हैं, वो कहते हैं कि इन बोतलों से 100 मीटर दूर डेड बॉडी फेंकी गई मीर रज़ा की। तो लिहाजा ये जो एसिड की बोतलें हैं ये वही बॉटल्स हैं जो कि इस्तेमाल की गई मीर रज़ा की डेड बॉडी जलाने के लिए। तो 12 से 14 घंटे उन्हें टॉर्चर किया गया। जियो फेंसिंग क्यों नहीं इस पूरे एरिया की पहली तफ्तीशी टीम ने करवाई और अब करवाई जा रही है, और जो टीम अब करवा रही है जियो फेंसिंग, उनका कहना है कि वहाँ पे पहाड़ियाँ वगैरह हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो डॉक्टर उसामा जो कि काफ़ी दिनों से गायब थे, उनको फ़िलहाल इस वक्त उनके खिलाफ एक इंक्वायरी कंडक्ट की गई है, और डॉक्टर समिया सईद जो हैं वो हक सच का साथ तो दे रही हैं, मगर उनकी मुलाजमत और उनकी ज़िंदगी भी इस वक्त दाव पे लगी हुई है। मीर रज़ा को तेज़ाब से नहलाकर फेंका गया, कातिल गेस्ट हाउस में ही मौजूद था, सबूत वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन उस वक्त जब पुलिस को घर वाले मीर रज़ा अली के बार बार कह रहे थे कि गेस्ट हाउस को चेक किया जाए, वहाँ की जियो फेंसिंग की जाए और वहाँ का DVR फौरी तौर पे हासिल कर लिया जाए, तो पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। और वहाँ के जो इर्द गिर्द इलाका मुकीम थे उनसे भी पुलिस ने कोई भी चीज़ ऐसी कलेक्ट नहीं की, यानी एविडेंस कलेक्ट नहीं किए गए हैं। क्यों एविडेंस कलेक्ट नहीं किए गए? जो पहली तफ्तीशी टीम है उनके खिलाफ क्यों नहीं अभी तक इंक्वायरी कंडक्ट की गई, या उनको अभी तक क्यों नहीं हटाया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ जो IG सिंध हैं वो इस बात को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि तफ्तीश में नेग्लिजेंसी हुई है और काफ़ी कोताहियाँ हुई हैं। तो ये कोताहियाँ दूर कैसे होंगी? क्या वाकई अगर इस केस में बाअसर अफराद मुल्ज़मान हैं, उनके खिलाफ जो सबूत हैं क्या वो मंजरे आम पे लाए जाएंगे? जैसे कि मीर रज़ा अली की वीडियोस तो चलाई जा रही थी कि ये खुदकशी का केस है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी वीडियो सामने नहीं आई जिसमें मुल्ज़मान भी दिखाई देते हों। वालिदैन का यही मुतालबा है कि उनके बेटे को जस्टिस दिया जाए कि क्यों उनके बेटे को बेदर्दी से मौत दी गई। दूसरी तरफ जो मीर रज़ा अली के पार्टनर हैं और उनकी मंगेतर, वो फ़िलहाल अभी गायब हैं और उनका कुछ पता नहीं, उनके मोबाइल तक बंद हैं, यानी मोबाइल नंबर्स भी उन्होंने बंद कर रखे हैं। तो उस रात मंगेतर और पार्टनर का बार बार रब्ता करना और फिर उसके बाद गायब हो जाना, और या ऐसी फुटेजेस निकाल के देना कि इस मामले का रुख मोड़ने के लिए इस खुदकशी करार दिया जाए, तो लिहाजा इन लोगों को इन्वेस्टिगेट करना भी ज़रूरी है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।